हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की। बहुत सारे हम लोगों ने टर्म्स देखे थे। और उसके बाद टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, अब इन चारों मटेरियल को, मतलब इन तीनों मटेरियल को, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन तीनों मटेरियल्स को हम लोगों को अब डिस्कस करना है, राइट? चलिए, और डिस्कशन के लिए सबसे बेस्ट बुक हमारी एनसीईआरटी। यहाँ से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बार जरा यहाँ देखो। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका रूम टेम्परेचर के आसपास आपको काई की वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आपको दिख रही होगी, राइट? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको वैल्यू दिख रही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये जितने भी मटेरियल्स यहाँ दिख रहे हैं, दे ऑल हैव नेगेटिव काई। और ये जितने भी मटेरियल्स हैं इनका काई पॉजिटिव है पर कम है, तो इसका मतलब अभी याद है हमने बताया था, डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का काई नेगेटिव होगा, -1 से 0 के बीच में। पैरामैग्नेटिक का पॉजिटिव होगा पर कम होगा, देखो पॉजिटिव वैल्यू है पर 10 की पावर -4 -5 के ऑर्डर की है। अच्छा, फिर आपको एक चीज और समझ में आ रही है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, चलो मैं आगे बताऊंगा अभी कि कहाँ रिपल्शन होता है कहाँ अट्रैक्शन होता है, वो भी हम आगे समझेंगे। बस अभी आप याद रखना कि कौन कौन डायमैग्नेटिक है। कॉपर, थोड़ा सा रफली याद करते चलो कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये सब डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार आपके एग्जाम में मेंस में डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तीन चार मटेरियल्स दे देंगे, बताएं, पूछेंगे आइडेंटिफाई द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अमॉन्ग्स दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम जो है वो पैरामैग्नेटिक है, कॉपर डायमैग्नेटिक है। तो बेसिक टेबल थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करो कि कौन डायमैग्नेटिक होते हैं कौन पैरामैग्नेटिक होते हैं। फिर ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है एक बार अपनी तरफ से। मुझे पूरा भरोसा है आप ये ट्राई कर लोगे आज ही। ये होमवर्क के लिए ट्राई करना है। अब इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में अभी हम लोगों ने देखा कि जो अभी हम लोगों ने टर्म्स पढ़े थे इनके हेल्प से, इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, मटेरियल को डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि डायमैग्नेटिक का काई नेगेटिव है, पैरा का पॉजिटिव है और स्मॉल होता है, और फेरो का लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है? ये वही चीज इन लोगों ने टेबल में रिप्रेजेंट करी है, काई की वैल्यू किसके लिए कितनी होती है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हमें तीन मटेरियल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में अब हमें बिल्कुल डिटेल डिस्कशन इसमें करना है। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल से। और इसमें जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, वो मैं मार्क करवा रहा हूँ, आपको याद करते जाना है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद करनी है मटेरियल्स की। मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, याद कर लो, मार्क कर लो। और उसके बाद जब भी आपको टाइम मिलता है नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है? तो स्टार्टिंग हम करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल से। जो अपन ने लिखे थे तीन मटेरियल में, सबसे पहला होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये मार्क कर रहा हूँ मैं, इनकी टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड में मूव करने की। मतलब अगर आप एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड रखते हो, तो उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में ये स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड से हायर, या स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड तक ये मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जिस तरह से मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, आयरन डायमैग्नेटिक नहीं है, वो फेरोमैग्नेटिक है। पर जिस तरह से आयरन जो होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, ये मटेरियल उसके बजाय रिपेल होते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, मैग्नेट वुड रिपेल अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा। जैसे एग्जांपल, अभी आप देखो डायमैग्नेटिक में आपने पढ़ा, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब अट्रैक्ट नहीं होते, मेटल हैं, मानता हूँ मेटल हैं, पर अट्रैक्ट नहीं होते, रिपल्शन होता है। पर आपको पता नहीं चलेगा रिपल्शन, क्योंकि देखो ना, काई की वैल्यू इतनी कम है कि आपको कुछ खास रिपल्शन फील नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा रिपल्शन हो रहा है। पर दे आर वेरी वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। तो ये मार्क करते जाना है। अब देखो इसके बाद आपको ये लिखा हुआ है कि जो टेबल है, टेबल में से एविडेंट है जो मैंने अभी बताया आपको,
इट इज एविडेंट फ्रॉम द टेबल की जो रिडक्शन है वो कम है। 10 की पावर 5 में से थोड़ा सा रिडक्शन होता है क्योंकि वो 10 की पावर -5 के ऑर्डर के, मतलब जरा सा ही माइनर सा चेंज आता है इंटरनल फील्ड में, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब मार्क ना करते हुए काम की चीज क्या क्या है वो मार्क करनी है। काम की चीज आपको ये मार्क करनी है। ठीक है। ये कहाँ से कहाँ जाएंगे, हाई से लो फील्ड में जाएंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये डायमैग्नेटिक का और ये पैरामैग्नेटिक का एक्सटर्नल फील्ड के इन्वर्स में जरा डायग्राम देखो। डायमैग्नेटिक ने क्या करा, अपने अंदर फील्ड कम करी कि ज्यादा कर दी, कम कर दी। बताया था ना मैंने, वो अपने अंदर फील्ड कम करेंगे, क्यों? उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल क्या बनते हैं, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनने लगते हैं, तो नेट फील्ड अंदर कम हो जाती है। जबकि पैरामैग्नेटिक क्या कर रहा है, पैरामैग्नेटिक नीचे वाले को देखो, वो फील्ड को डेंस कर रहा है, मतलब अपने अंदर की फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि जहां फील्ड लाइन जितनी ज्यादा डेंस होगी, मतलब जहां फील्ड लाइन जितनी ज्यादा डेंस होगी, मतलब उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है उस रीजन में। तो वो थोड़ा सा फील्ड को बढ़ा रहा है, कौन, नीचे वाला डायग्राम में पैरामैग्नेटिक का। ये सब आपको पता है क्यों पता होनी चाहिए? अगर आपको एग्जाम में 4 ऑप्शंस में 4 डायग्राम दे दें, पूछें कि बताओ आइडेंटिफाई विच सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो आपको पता तो होना चाहिए इनकी फील्ड लाइन दिखती कैसी है, एक्सटर्नल फील्ड में इनका शेप नेचर कैसा दिखता है। ठीक है। चलो, अब डायमैग्नेटिज्म का रीजन क्या होता है, तो देखो, आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के अबाउट, इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के अबाउट, तो उनके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। याद है, बोज मैग्नेटॉन, एटॉमिक मैग्नेटिज्म, वो सब पढ़ा था। पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ। पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, जो एटम होता है उसके पास खुद का कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। बट इंटरेस्टिंग बात, जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाती है। एटम के अंदर अभी नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, पर अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो गई, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ गई, और इससे पता है क्या होगा, इससे होगा ये कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा एटम के पास। पहले नहीं था। पहले एटम कैसा था, पहले एटम के पास कोई नेट मोमेंट नहीं था, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था। पर अब फील्ड लगाने से उसके अंदर एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। और ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जनरेट होती है, आपको याद रखना है, दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। कहने का मतलब याद है, हमने आज एक डायग्राम बना के बताया था आपको, ये वाला, कि जब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो वो अपोजिट सेम डायरेक्शन में बनाया था मैंने मैग्नेटिज्म। पर डायमैग्नेटिक में क्या होता है वो सीखो पहले। डायमैग्नेटिक में देखो क्या होता है, डायमैग्नेटिक में जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती है, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। देखो, कहीं भी नहीं है मैग्नेटिक मोमेंट, एटम्स के अंदर कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। दिख रहा है कहीं मैग्नेटिक मोमेंट, एरो बनाया ही नहीं है, कहीं मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। पर जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये जो डाइपोल्स हैं इसके मैग्नेटिक मोमेंट जो है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाता है, इस तरह से। ये आपको याद रखना है, किस तरह से अलाइन होना स्टार्ट होता है। और इसी अलाइनमेंट के कारण क्या होता है बताओ, दिस सब्सटेंसेस डेवलप अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड, और इसकी के कारण रिपल्शन होता है। इसी कारण वो वीक रिपल्शन फेस करते हैं एक्सटर्नल फील्ड में। ठीक है। फिर ये याद रख लो, कुछ काम के डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं, ये याद होना चाहिए। वैसे डायमैग्नेटिज्म हर सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है, देखो लिखा है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सब्सटेंसेज, बट क्या होता है कुछ केसेस में ये इफेक्ट इतना वीक होता है कि इसके बजाय मटेरियल के अंदर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट करते हैं, और ऐसे मटेरियल्स को फिर हम पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक बोल देते हैं। पर डायमैग्नेटिज्म होता सब में है, पर अपने काम का इसमें से कुछ भी नहीं है। यहाँ तक आप मार्क कर सकते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई है, वो समझते हैं।
सबसे सही एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का होता है सुपर कंडक्टर्स। कंडक्टरों का कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, जैसे अपने नॉर्मल मेटल्स होते हैं, बट उनको अगर हम बहुत कम टेम्परेचर पर कूल करना शुरू करते हैं, टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि उनकी कंडक्टिविटी परफेक्ट हो जाती है और जीरो रेजिस्टेंस हो जाता है, और साथ ही साथ वो परफेक्टली डायमैग्नेटाइज हो जाते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे मेटल्स जिनको हम बहुत कम टेम्परेचर पर कूल करने पर जब वो क्या करते हैं, जब वो आपको परफेक्ट कंडक्टिविटी शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। और सुपर कंडक्टर्स के लिए फील्ड लाइंस आर परफेक्टली एक्सपेल्ड, क्योंकि दे आर परफेक्टली डायमैग्नेटिक। इसका मतलब उनका काई कितना होता है? -1। याद है काई होता था -1 से 0, इनका -1 से 0 लिखवाया है मैंने कॉपी में भी। और उनके लिए -1 होने का मतलब याद है? एप्सिलन आर। कितना हो जाएगा एप्सिलन आर? 0। वही लिखा है, एप्सिलन आर का सिंबल पता नहीं कैसा बनाया है, वही लिखा है एप्सिलन आर इज 0। और सुपर कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड ही प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल कर रही है। और सुपर कंडक्टर्स आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट, पैरामैग्नेटिक है तो रिपेल होंगे। अच्छा, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। ये इनके डिस्कवरर थे जिसके नाम पर ही रखा गया मेसनर इफेक्ट। और इसका यूज आप कहाँ करते हो? याद है वो लेविटेटिंग ट्रेन्स जो पटरी के ऊपर फ्लोट करते हुए चलती है? सुना होगा आप लोगों ने ये सब कुछ। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। ठीक है। तो यहाँ सब कुछ यूज करते हैं इसका। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा पैराग्राफ ये वाला आपको नोट करना है बाद में। ठीक है। नहीं पता, कभी नेट पे सर्च करना, ये जो लिखा है ना, दिस इज यूज्ड इन मैग्नेटिकली लेविटेटेड सुपर फास्ट ट्रेन्स, ये टेक्नोलॉजी यूज की है। अपने काम की अभी नहीं है, बस इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने मार्क करवा दिया। अब आ जाओ पैरामैग्नेटिक पर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो पूरा का पूरा अपोजिट काम है इनका। जो भी आपने पढ़ा डायमैग्नेटिक में, पूरा अपोजिट है, पढ़ो। दे आर वीकली मैग्नेटाइज, जैसे वो होते थे, पर कहाँ होंगे? अपोजिट डायरेक्शन के बजाय सेम डायरेक्शन में होंगे, अभी अपन समझेंगे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज विच आर वीकली मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, पता है हमको। दे हैव ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। देखो, डायमैग्नेटिक का अपोजिट पैरामैग्नेटिक। ये कहाँ मूव करते हैं? वीक से स्ट्रॉन्ग, दैट इज दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अब ये अट्रैक्शन तो वैसे वीक ही होगा, क्यों वीक होगा? क्योंकि इनका काई क्या होता था? पॉजिटिव होता था बट कम होता था, ये देखो। इनका काई जो था वो पॉजिटिव था बट कम था, ये देखो। मतलब एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करूं, तो एल्यूमिनियम को अगर आप मैग्नेट में रखोगे तो मैग्नेट से वो अट्रैक्ट होगा, पर आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतना वीक अट्रैक्शन है कि आप उसको फील नहीं कर पाओगे। अट्रैक्ट होगा पर बहुत वीक अट्रैक्शन होगा, क्योंकि काई बहुत कम है। आगे फेरोमैग्नेटिक का काई बहुत ज्यादा होगा, दे आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, वो अपन देखेंगे जैसे आयरन होता है। ठीक है। आज इस टॉपिक को तो हम निपटा ही देंगे, चाहे 11 क्यों ना बज जाए, टॉपिक निपट के रहेगा ये। ठीक है। तैयार हो ना आप लोग हमारे साथ इस टॉपिक को निपटाने के लिए? चलो। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें और पुराने वाले में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है ये कि इनके पास पहले से ही एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इनमें पहले से ही क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है। बट क्या होता है कि थर्मल एनर्जी के कारण सब रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए कोई मैग्नेटिक मोमेंट आपको नहीं मिलता है। वो डायग्राम याद है, हमने बनाया था एक डायग्राम इस टाइप का, कि स्टार्टिंग में जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, तब हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, पर देखो थर्मल एनर्जी के कारण सब रैंडम डायरेक्शन में है। और ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या होता था? सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे। तो आपको याद है मैंने लिखवाया था एम नेट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है? डायमैग्नेटिक में पहले से ही मैग्नेटिक मोमेंट है, पैरामैग्नेटिक सॉरी, पैरामैग्नेटिक में पहले से ही मैग्नेटिक मोमेंट है। डायमैग्नेटिक में देखो क्या था, पहले से मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था, एक भी एटम के पास नहीं था। पर डायमैग्नेटिक में तो पहले से ही प्रेजेंट है, पर ओरिएंटेशन खराब है इन सबका। अब क्या होगा, जैसे ही आप फील्ड लगा दोगे, तो बताओ फील्ड लगाने पर क्या होगा? फील्ड लगाने पर ये सब के सब
सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ध्यान रखना, वो वाले अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते थे, ये वाले सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। तो आपको मार्क करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड दिस इंडिविजुअल एटॉमिक डाइपोल मोमेंट आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन एज बी नॉट। और इसी का आपको फिगर 5.12 बी में डायग्राम दिखाया गया था कि किस तरह से अंदर की फील्ड स्ट्रांग हो रही है। अंदर की फील्ड उसके कारण से और स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि बाहर की फील्ड भी है और अंदर खुद की फील्ड भी बना रहा है ये उसी डायरेक्शन में, तो और स्ट्रांग करता है। ठीक है, तो द फील्ड लाइंस गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन द मटेरियल इनसाइड, और इसका मतलब फील्ड एनहेंस हो गई। बट देखो ये एनहेंसमेंट कम है, मैंने बताया ना कि ये 10 की पावर 5 में एक हाथ फील्ड लाइन बढ़ाएगा, क्योंकि अपन ने देखा कि काई की वैल्यू कम होती है इनके लिए, तो ज्यादा कुछ आपको अंतर पता नहीं चलेगा, है ना, पर थियोरेटिकली समझे तो थोड़ा सा अंतर है। फिर क्या याद करना है? कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम याद रखने हैं आपको, फेमस जो होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज हमने पता करी, इंटरेस्टिंग चीज हमने ये पता करी एक्सपेरिमेंटली कि ये जो इनका मैग्नेटाइजेशन होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका देखो रीजन भी है। क्या होगा कि आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, जो ये आपने अच्छा खासा अलाइनमेंट करके रखा था, ये फिर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, वो फिर से वाइब्रेशन के कारण अलाइनमेंट खराब हो जाएंगे उनके। ठीक है, तो उसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ फिर इनका मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग लगाओगे, बताओ क्या होगा? भाई मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग लगाओगे उतना अच्छा क्या होगा बताओ? उतना अच्छा ये सेम डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे। पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अलाइनमेंट खराब हो जाएगा। बस इसी का साथ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, उसको हम बोलते हैं सी। और इसी को लिखा जाता है इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में। ठीक है, ये वो म्यू नॉट कर देना, वो जो लिखा हुआ है ना सिंबल, उसको म्यू नॉट कर देना। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूरीज लॉ। ये जो क्यूरीज लॉ होता है, और इसमें जो सी आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी को हम बोलते हैं क्यूरीज लॉ। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इनके अंदर का जो मैग्नेटाइजेशन है वो वापस खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद पढ़ो जरा। फील्ड बढ़ाएंगे और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होकर एक सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगी, जिस वैल्यू पर क्या होगा, सभी डाइपोल्स परफेक्टली अलाइंड है। अब उसके बाद आप फील्ड और बढ़ा भी दोगे और टेम्परेचर को कम कर भी दोगे, तो भी क्या होगा, जितने डाइपोल्स थे अब वो तो परफेक्टली अलाइन हो चुके हैं। जिनको अलाइन होना था वो परफेक्टली अलाइन हो चुके हैं। अब इसके बाद अलाइनमेंट के लिए कोई नया डाइपोल बचा नहीं है। मतलब अब अगर आप और फील्ड बढ़ाते हो और टेम्परेचर कम करते हो तो भी क्या होगा, उसके अंदर जितना मैग्नेटाइजेशन होना था वो हो चुका है, अब और मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्यूरीज लॉ वैलिड नहीं होगा। तब तक तो क्यूरीज लॉ वैलिड है कि टेम्परेचर कम करो और फील्ड बढ़ाओ तो आपको अंदर मैग्नेटाइजेशन अच्छा मिलेगा, बट उसके बाद क्या होगा, सेचुरेशन आने के बाद वो वैलिड नहीं होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आओ अब हम थोड़ा सा टाइम और दो हमें, 7-8 मिनट का, आज एक दिन की बात है, हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें। हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिज्म की। तो फेरोमैग्नेटिज्म में आपको क्या समझना है? दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे। ठीक है, सब कुछ वैसा ही है जैसा आपका किसमें था, पैरामैग्नेटिक में, पर और एनहेंस्ड वे में है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हो जाएगा अभी कि क्या करें, बताओ, कर लें? देखें, देखो यहाँ तक करना है बस हमें, ये तो हम छोटा सा पॉइंट है, बस यहाँ तक हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए 5 मिनट में। करते हैं ट्राई आज, है ना। देखो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो भी हमने बताया, दे आर वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और इसीलिए वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एकदम से मूव करेंगे। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, दे आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो, इसमें कुछ डोमेन्स बनते हैं। हालांकि इसका जो रीजन है डोमेन क्यों बनते हैं, वो सब क्यों बनते हैं, इट इज बियॉन्ड अवर स्कोप। देखो लिखा हुआ है,
ये अपने स्कोप में नहीं है, ना आपके स्कोप में है, ना हमारे स्कोप में है, किसी के स्कोप में नहीं है ये बहुत एडवांस स्कोप में है। तो ये अपने को नहीं समझना है, ये अपने को मार्क भी नहीं करना है, अपने को इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट खींच खींच के निकालने हैं जो अपने को याद करने हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे आप केमिस्ट्री में बात करते हो वैसी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज याद करनी है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें इंडिविजुअल एटम्स के पास, मैं मार्क कर रहा हूँ, इसमें इंडिविजुअल एटम्स के पास डाइपोल मोमेंट होता है जैसा पैरामैग्नेटिक में होता था। बट ये क्या करते हैं, आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि कुछ रीजन्स बन जाते हैं, कुछ रीजन्स बन जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये डोमेन बन रहे हैं, देखो आपस में इंटरेक्ट करके ये छोटे छोटे डोमेन बना रहे हैं। मतलब 10 15 20 एटम 50 100 एटम मिलकर एक डोमेन बना देंगे, जिनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। पर अभी देखो ये सब डोमेन क्या है, रेंडमली अलाइंड। देख रहे हो, जो डोमेन बन रहे हैं ये सब रैंडमली अलाइंड है। बट क्या होता है, देखो 20 25 एटम नहीं है वैसे। टिपिकल डोमेन साइज में कितना होता है, 1 mm की डोमेन साइज होती है जिसमें 10 की पावर 11 एटम्स के आसपास होते हैं। 10 की पावर 11 एटम्स के आसपास होते हैं एक डोमेन में। ठीक है। अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो ये सब फ्री डोमेन रैंडम होते हैं, इधर उधर डायरेक्शन में होते हैं, और कोई बल्क मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है। मतलब अभी कोई बल्क मैग्नेटाइजेशन नहीं है। पर अब खास बात, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये डोमेन एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, और साथ में इनकी साइज भी बढ़ने लगती है। तो जब आप क्या करते हो, एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो ये डोमेन एक डायरेक्शन में आते हैं और इनकी साइज भी बढ़ने लगती है। तो उसके कारण क्या होता है, अब देखो क्या होगा, अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ये, खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड अलाइन डोमेन दिख रहा है नीचे, डोमेन के अलाइनमेंट के कारण खुद की मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होगी। और यही लिखा है आगे, ये पढ़ना कि यहाँ तक अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर रहा हूँ। इसके आगे लिखा है कि जो डोमेन से ही एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा गया है, ये जो लिखा है इट इज ऑब्जर्व्ड इन माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो ये अपने काम का तो वैसे नहीं है, कोई पूछेगा नहीं। बट ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है कि डोमेन्स एक्चुअल में बनते हैं उसके अंदर। तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होगा बताओ, फील्ड लाइंस आर वेरी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। और अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, दे विल टेंड टू मूव फ्रॉम लोअर रीजन ऑफ फील्ड टू हायर या स्ट्रॉन्गर फील्ड। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब हम इस फील्ड को रिमूव करते हैं तो क्या होगा। मान लो हमने फील्ड लगाई और फिर रिमूव कर दी। तो कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, जिनको हम बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट्स, उनके अंदर, जैसे इनका एग्जांपल होता है एल्निको, सुना होगा आपने। एलॉय होता है एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आयरन का। इसमें क्या होता है कि जब आप फील्ड हटा भी देते हो तो उसके बाद भी ये डोमेन्स है ना सेम डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। तो इसका मतलब ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। पर कुछ ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि आप फील्ड हटा दोगे, फील्ड हटाने पर क्या होगा, फील्ड हटाने पर डोमेन्स वापस इधर उधर हो जाएंगे। तो उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो दो तरह के मैग्नेटिक मटेरियल समझ रहे हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म में भी। एक होते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट्स, जिनमें क्या होता है कि आप एक्सटर्नल फील्ड में रखो तो डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, फिर फील्ड हटा दो तो भी वो अलाइनमेंट मेंटेन रहेगा, मतलब वो परमानेंट मैग्नेट बन गए। दूसरे होते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेट, जिसमें आप फील्ड लगाओगे तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे, पर फील्ड हटाने पर डोमेन वापस इधर उधर हो जाएंगे, जैसे आयरन होता है। आयरन में आपने देखा है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हो, वो कॉइल के से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, सोलेनॉइड जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग बनता है। पर जैसे आप फील्ड हटाते हो आयरन फिर से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक आपको मार्क करना है। फिर एलिमेंट्स की बात हुई है, कौन से एलिमेंट्स हैं। बस एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। ये जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ठीक है। हायर टेम्परेचर पर क्या होता है, एट हाई इनफ टेम्परेचर अ फेरोमैग्नेट विल बिकम अ पैरामैग्नेट। समझ रहे हो, क्योंकि क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर डोमेन स्ट्रक्चर खराब होने लगता है। अभी हमने बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पर डोमेन स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है, 3 मिनट में हो जाएगा, बस चिंता मत करो। छोटा सा ही पॉइंट है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डोमेन स्ट्रक्चर बिगड़ने लगेगा, तो वापस क्या हो जाएगा, ये जो फेरोमैग्नेट है ये वापस पैरामैग्नेट, खराब वाले मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ देखा था मैंने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में। ठीक है। ये लिखा है द डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट्स विद टेम्परेचर, और दिस डिसअपियरेंस इज ग्रेजुअल। धीरे धीरे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे ये फेरोमैग्नेट से पैरामैग्नेट बनते जाएंगे। ठीक है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक टेम्परेचर होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के बाद क्या हो जाता है बताओ, ये फेरोमैग्नेट से पैरामैग्नेट बन जाते हैं।
क्यूरीज टेम्परेचर के बाद ये क्या होगा, फेरोमैग्नेट से सीधा पैरामैग्नेट बन जाएंगे, इसको हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। अभी यहाँ पर देखो टेबल में आपको अलग अलग मटेरियल्स का क्यूरी टेम्परेचर दिया हुआ है कि किस टेम्परेचर के बाद ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब आपको ये फॉर्मूला याद है, हम लोगों ने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था इस टाइप का, पैरामैग्नेट के लिए पढ़ा था। तो देखो क्यूरीज टेम्परेचर के बाद क्या होगा, क्यूरीज टेम्परेचर के बाद एक्स्ट्रा जितना टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, पर क्यूरी टेम्परेचर के बाद वो पैरामैग्नेटिक बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, क्यूरी टेम्परेचर से जितना ज्यादा एक्स्ट्रा टेम्परेचर होगा वो वाला टेम्परेचर मैं यूज करूंगा, वो वाला फॉर्मूले में जो मैंने अभी देखा ना क्यूरीज लॉ में। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो हम लोगों ने देखा था, क्यूरीज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज ससेप्टिबिलिटी। उसमें क्या टेम्परेचर कौन सा लेंगे, जो ये ट्रांजिशन वाला टेम्परेचर, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्योंकि तक तक तो क्या था, टीसी टेम्परेचर तक तो वो क्या था, तक तक तो वो था फेरोमैग्नेटिक। अब उसके बाद अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, टी ग्रेटर देन टीसी कर दिया, तो अब वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अब वो बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक के लिए एक्स्ट्रा टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो आप यूज करोगे, दैट इज टी माइनस टी सी। वही क्यूरीज लॉ ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। बस अब एक होमवर्क और है, एग्जाम्पल 5.11 आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये ट्राई करना। इसके बाद ये चीज हम लोग नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे, ये अलग से छोटा सा ही टर्म है, ये हम लोग नेक्स्ट टर्म पे यहाँ तक पूरा देखेंगे। ये सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई खास डिफिकल्टी नहीं है, इसके बिना भी अब आप मॉड्यूल पूरा कर सकते हो। तो अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कि आपको मैग्नेटिज्म वाला मॉड्यूल पूरा करना है। ये वाला जो टर्म है हिस्टैरिसीस कर्व, ये हम अलग से देखेंगे, इसमें एक आध दो क्वेश्चन मिलेंगे, उनको मार्क कर देना, उसके अलावा पूरा मॉड्यूल कर लेना। ये हिस्टैरिसीस कर्व हम थर्सडे के दिन कंप्लीट कर लेंगे, 15 मिनट्स का, 10-15 मिनट्स का काम है हिस्टैरिसीस कर्व, ये हम पूरा कर लेंगे थर्सडे के दिन। आपका होमवर्क क्या है, उसके पहले यहाँ तक हमने जितना बताया उतना पूरा आपको जो जो मार्क करवाया है वो नोट करना है क्लास नोट्स में। और ये एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल, ये ट्राई करना है। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मॉड्यूल से पूरा मैग्नेटिज्म करना है कंप्लीट। ठीक है, दो तीन स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन होंगे इस कर्व के, ये वाले कर्व के, ये छोड़ के बाकी पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। चलो यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, आप लोगों के नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया होगा, आगे नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।